Hello and welcome everyone, and today we are going to start a new chapter. आपके क्लास 12 के सिलेबस के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा बच्चों। और अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं उसमें से आपको ये कुछ हटकर आपको दिखने वाला है। एंड द नेम इज देयर ऑन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बच्चों, इससे पहले कि हम इस चैप्टर में जाएं, पहले हम लोगों को एक ब्रीफ आइडिया लेना चाहिए कि इस चैप्टर में होगा क्या, राइट। एक छोटा सा आइडिया अगर हमारे पास आ जाए कि ये चैप्टर में क्या होगा, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों टर्म जो है रेशियो एनालिसिस, द नेम ऑफ द चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, यू टू सी, एक रेशियो और एक एनालिसिस। सो व्हाट विल डू, विल फर्स्ट अंडरस्टैंड इट एक वन बाय वन। हम लोग दोनों टर्म को जनरली अभी हम लोग एक समझते हैं कि क्या इसका मतलब है। सो अ रेशियो सेज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज compared to another thing। बच्चों ये रेशियो हम लोग ने मैथ्स में, आप लोगों ने मैथ्स में किया, क्लास 6-7 में आपने ये चैप्टर किया होगा, बहुत ही इजी चैप्टर था, है ना। सो उससे आपको थोड़ी सी आइडिया है कि रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो फैक्ट्स को, दो इंफॉर्मेशंस को, दो डेटा को आपस में कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन से एक मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ये आपके सामने में एक बास्केट, राइट, और इस बास्केट में हम कुछ फ्रूट्स डालते हैं अभी बच्चों, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कीप सम एप्पल एंड ऑरेंजेस। सो से फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8. So I have put 8 apples and now I am going to put some oranges. One, 2, 3, 4. So all together इस बास्केट में अगर आप देखोगे तो इस बास्केट में 8 ऑरेंजेस है, एप्पल्स है, and you have got 4 oranges, right? This is what is there. So you have got two things here, 2 fruits, apple and oranges. Fine. ये एक इंफॉर्मेशन आपके पास है कि एक बास्केट में 8 सेब है और 4 ऑरेंजेस है। लेकिन जैसे ही हम इस दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, राइट, मतलब अगर हमने एप्पल को कंपेयर किया, मतलब जितने एप्पल्स है उसको हमने कंपेयर किया जितना ऑरेंजेस है, मतलब अगर हम एप्पल को ऑरेंजेस से कंपेयर करते हैं, दैट इज 8/4, आई विल गेट 2/1। अगर इसे रेशियो में कन्वर्ट किया जाए 2:1, इट इज ए रिलेशनशिप। ये जो आप इस 2 का साइन देते हो, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एप्पल एंड ऑरेंजेस। व्हाट इज द रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप इज दैट इन दिस बास्केट फॉर एवरी 2 एप्पल्स प्रेजेंट हियर वी हैव गॉट 1 ऑरेंजेस। दिस इज द रिलेशनशिप। हर 2 सेब में एक नारंगी है, एक ऑरेंज है, एक, राइट, समझ में आ रहा है। हर 2 एप्पल में एक ऑरेंजेस मौजूद है। इन एवरी 2 एप्पल्स वी हैव गॉट 1 ऑरेंजेस। और इस बास्केट में यू कैन से द एप्पल्स आर जस्ट द डबल ऑफ ऑरेंजेस, और ऑरेंजेस आर half of apples. So you see, when this data was not compared, सिर्फ आपको यह बोला गया 8 एप्पल है और 4 ऑरेंजेस, फाइन, दैट वाज एन इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, दैट वाज अ डेटा, दैट्स अ फैक्ट। But when these 2 datas are compared to each other, the moment we try to build up a relationship between apple and orange, the moment we try to build a relationship, we want to see that what is the relationship between these two.
So when we compared these two, we came to a conclusion. एक और इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आया। 8 एप्पल और 4 नारंगी तो थी, वो तो इंफॉर्मेशन था, बट जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो एक और इंफॉर्मेशन निकल कर बाहर आया, और वो ये इंफॉर्मेशन था कि उस टोकरी पे, उस बास्केट में हर 2 एप्पल पे एक ऑरेंज है। हर 2 एप्पल मौजूद है तो उस पे एक ऑरेंजेस मौजूद है। द रिलेशन इज 2:1। दैट इज व्हाट इज रेशियो। सो जब आप 2 डेटा को आपस में कंपेयर करते हैं, राइट, एंड यस, एप्पल एंड ऑरेंजेस बोथ बिलोंग टू द फ्रूट्स फैमिली, राइट, देन ओनली देयर विल बी अ रिलेशनशिप। तो आपको समझ में आ रही है, फल की टोकरी है और इस फल की टोकरी में फल का जो कंपोजिशन है कैसा है, हर 2 एप्पल पे एक ऑरेंज, राइट। अगर यहां पे रसगुल्ला रख देते हैं, यहां पे मिठाई रख देते हैं, तो आपस में कंपेयर नहीं होता, क्योंकि आपस में लोग रिलेटेड कॉमोडिटीज नहीं है, रिलेटेड गुड्स नहीं है वो लोग, दे नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। देयर हैज टू बी अ सर्टेन कनेक्शन, देन ओनली you will get a certain meaningful conclusion. What is analysis? Simple. Detailed examination of the elements or structure of something. Obviously, examination, detailed examination. चिंतन करना किसी के ऊपर में, किसी के ऊपर में एनालिसिस करना, चिंतन करना, ताकि आप उससे एक मीनिंगफुल नतीजा पे पहुंचे, और वो नतीजा, वो एक निष्कर्ष पे आप पहुंचोगे, आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, और वो कंक्लूजन पे जो आप पहुंचोगे वो आपको फ्यूचर में आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, राइट। सो व्हाट डू? वी कैन नॉट एनालाइज फ्यूचर, वी कैन एनालाइज अ प्रेजेंट एंड वी कैन एनालाइज अ पास्ट, राइट। वी कैन एनालाइज अ प्रेजेंट एंड वी कैन एनालाइज अ पास्ट। सो पास्ट एनालिसिस होती है, प्रेजेंट एनालिसिस होता है, ताकि उस एनालिसिस से जो आउटकम आ रहा है, उस एनालिसिस से जो नतीजा बाहर आ रहा है, उस एनालिसिस के से जो हम ऑब्जर्वेशन जो ड्रॉ करेंगे, उस पे, उसके आधार पे हम फ्यूचर का डिसीजन लेंगे, उसके आधार पे हम फ्यूचर का डिसीजन लेंगे, उसके बेस को, उसको बेस बनाकर हम फ्यूचर का डिसीजन लेंगे। सो देयरफॉर बच्चों, अगर हम इसको दोनों टर्म को जोड़े, रेशियो एनालिसिस, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एनालिसिस करने के लिए रेशियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिकॉज रेशियो जब 2 डेटा को आपस में कंपेयर करता है रेशियो, तो क्या होता है, उससे एक मीनिंगफुल एक कंक्लूजन आता है, और उसी कंक्लूजन को एनालाइज किया जाता है। यस, नाउ यू कैन गेट द चैप्टर्स, व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस चैप्टर माय डियर स्टूडेंट। एज आई सेड कि रेशियो को अगर पहले समझा जाए, तो रेशियो में हमने देखा कि 2 डेटा, 2 फैक्ट को आपस में रिलेट करके उससे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाला जाता है, उससे एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकाला जाता है, और उसी कंक्लूजन को एनालाइज किया जाता है, उसी निष्कर्ष को एनालाइज किया जाता है, ताकि फ्यूचर का डिसीजन लिए जा सके। सो देयरफॉर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, I would not hesitate to say this, that ratio is being used as a tool. Ratio is being used as a tool for analysis. मतलब एनालिसिस करने के लिए रेशियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेशियो का इस्तेमाल करके उससे जो रिजल्ट बाहर आएगा, उस रिजल्ट को एनालाइज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जो हमने टोकरी पे जो फल सजा कर रखा है, 8 एप्पल और 4 ऑरेंजेस, जब हमने इसको आपस में कंपेयर किया तो एक रिजल्ट आया कि 2 एप्पल पे एक ऑरेंज, ये रिजल्ट आया। अब इस पे हम एनालाइज कर सकते हैं। अब हम इस पे एनालाइज करेंगे कि टोकरी पे, इस बास्केट में, फॉर एवरी 2 एप्पल देयर इज 1 ऑरेंज, मतलब एप्पल इज डबल देन द ऑरेंज। अब आपको पता चल गया, अब आप इसको एनालाइज करो। अब इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब इसके एनालिसिस के आधार पे फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, आई नीड टू मेक इट इक्वल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्पल शुड बी मोर देन द ऑरेंज। विटामिन और ये उनके क्वालिटी के हिसाब से ऑरेंज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो दोनों को बराबर रखना है, राइट। दिस इज अ डिसीजन दैट यू कैन टेक। सो देयरफॉर रेशियो एनालिसिस अगर अकाउंटिंग में देखा जाए तो रेशियो एनालिसिस अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ गेनिंग इनसाइट। सी द वर्ड इनसाइट, मतलब आप अंदर झांक कर देखना चाहते हो, इनसाइट
into the company's liquidity, operational efficiency, and profitability by studying its financial statements such as balance sheet and income statement. So अभी इस पूरा definition को हम लोग ये part में सिर्फ देखेंगे बच्चों, राइट? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है रेशियो एनालिसिस. देखिए बच्चों, ये कहीं पर भी ऐसा इतना हम चाहते हैं तो, बिकॉज दिस चैप्टर इज फुल ऑफ फॉर्मूलाज, वी वुड हैव स्टार्टेड विद द फॉर्मूलाज, बट आई डू नॉट बिलीव इन डूइंग दैट. यू नो माई टीचिंग स्टाइल कि वी हैव ऑलवेज फोकस ऑन द कंसेप्ट, है ना? हम लोग हमेशा कंसेप्ट में फोकस किए हैं. सो यहाँ पे ये दो ये प्लीज़ हम इसको जो हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग इसको देखिएगा. बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को मैंने एनालाइज किया है, मैंने हाईलाइट किया है ना. इसका मतलब क्या होता है, क्यों मैंने इस दो टर्म को हाईलाइट किया है? इसका एक कारण है बच्चों. देखिए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि रेशियो एनालिसिस, जैसे मैंने कहा कि रेशियो इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल. रेशियो एक इंस्ट्रूमेंट है एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हो किसी चीज पे तो उससे एनालाइज करने के लिए आपको किसी चीज का सहारा लगता है, आपको कोई चीज चाहिए होता है. आप जब एग्जामिन करते हैं कुछ, आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगता है ना. उसी तरह आप जब यहां पे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं, क्या एनालिसिस होगा हम थोड़ा देर पे आते हैं, बट यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमें रेशियो का सहारा लेना पड़ रहा है. एंड रेशियो इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल फॉर एनालाइजिंग. नाउ अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि सर ये रेशियो एनालिसिस फाइन, क्या एनालाइज होगा? एक चीज आपको बता दें बच्चों, यहां पे जब हम लोग एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, जब हम आपका एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपका परफॉर्मेंस को एनालिसिस करूंगा, हाउ यू आर एज अ स्टूडेंट आर परफॉर्मिंग इन योर लाइफ, इफ आई वांट टू एग्जामिन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम स्ट्रेट अवे गोइंग टू सी योर रिपोर्ट कार्ड्स, right? I'm going to see how are you performing in your school, how are you performing in your coaching institutes and in and other tuition centers. आप कैसा पढ़ रहे हो, आपका वो रिपोर्ट कार्ड आपको बताता है. And I'm going to analyze that. उसे एनालाइज करके तब मेरे को पता चलेगा आप एज अ स्टूडेंट आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है. सो उसी तरह का अगर ऑर्गेनाइजेशन में एनालिसिस की बात चल रही है, या रेशियो एनालिसिस आपके अकाउंट्स के चैप्टर में है, या अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर अगर है, तो यहां पर अगर हम लोग एनालिसिस के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग बात करें किसका एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस. और किसी का एनालिसिस यहां पे होने वाला नहीं है. और ऑर्गेनाइजेशन का किस चीज का एनालिसिस? ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस का एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम लोग उसको एनालाइज करेंगे. सो अगर आपको जिस तरह से अगर मुझे आप एज अ स्टूडेंट अगर आपका परफॉर्मेंस हमको एनालिसिस करना है तो हम आपका रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे. उसी तरह बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट कार्ड होता है, एक कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होता है, उसका बैलेंस शीट और उसका इनकम स्टेटमेंट. सो देयरफॉर यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने वाले हैं. यस, ताकि हम एक कंपनी का परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, राइट? और ये जो रेशियो एनालिसिस है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दायरा में नहीं आता है, ये एक्चुअली बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दायरा में आता है. जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा, ग्रेजुएशन वगैरह में, राइट, वहां पे एफएम या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये पार्ट होता है, रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस देखिए, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम वहां पे खत्म हो गया जहां पे आपने जैसे ही बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाया, लेकिन वो इनकम स्टेटमेंट को देखकर, उस बैलेंस शीट को देखकर फ्यूचर का डिसीजन लेना वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप में आता है, राइट? सो एक अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दिया है. अब उस बैलेंस शीट को देखकर, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर, उसका इनकम स्टेटमेंट को देखकर ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर पॉलिसीज डिसाइड होगा, फ्यूचर प्लान्स डिसाइड होगा, पास्ट और प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर डिसाइड होगा.
सो पास्ट और प्रेजेंट को पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन चैप्टर विथ वन टूल। रेशियो इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल ऑफ एनालिसिस। So ratio is used as a tool for analyzing the income statement and the balance sheet of the organization. And that's why the name of the chapter is ratio analysis. मतलब हम लोग रेशियो को हेल्प करेंगे, रेशियो का मदद लेंगे, रेशियो के हेल्प से रेशियो को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, रेशियो को एज अ टूल यूज करेंगे, और हम लोग बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रेशियो के जरिए उसे हम लोग एनालाइज करेंगे, राइट? क्योंकि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में जितना डेटा, जितने इंफॉर्मेशन है, वो सारे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, और वो सारे इंफॉर्मेशन जब आपस में कंपेयर होते हैं तभी जाकर के एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पे आते हैं, और तभी जाकर एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल, आपके पास दो फर्म है। फर्म ए का प्रॉफिट है 20,000 रुपीज, फर्म बी का प्रॉफिट है 30,000 रुपीज, राइट? ये दो फर्म है। अगर हम आपको बोले कि इसमें से दोनों में से कौन सा फर्म बेटर है, किस फर्म का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप ये वाली फर्म को चूज करोगे, फर्म बी को चूज करेगा। बोले या फॉर्म बी का प्रॉफिट अच्छा है सर, सो देयरफॉर फॉर्म बी इज बेटर, परफॉर्मिंग बेटर देन फॉर्म ए। अब हम आपको दो फैक्ट्स और बताते हैं सेल्स के बारे में। फॉर्म ए का सेल्स 60,000 है, और फर्म बी का सेल्स 90,000 है। ये दो डेटा आपको दिखाया। अब भी आप में से बहुत लोग क्या करेगा, ये प्रॉफिट को देखेगा 20 और 30। अभी भी आप लोग बोल सकते हैं कि फर्म बी इज बेटर देन फर्म ए। फर्म बी, अगर आपको बोले कि आप किस फर्म में पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो आप बोलोगे हम फर्म बी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्म भी ज़्यादा कमा रहा है। अब चलिए, दोनों फर्म का आपको दो डेटा दिया, एक सेल्स और एक प्रॉफिट। अब अगर आप इस दोनों डेटा को आपस में कंपेयर करो, प्रॉफिट बाय सेल्स, राइट, दैट इज 20,000 इज टू 60,000। ये फॉर्म ए का 2:6, 1:3। मतलब आप जब 3 रुपया का सेल्स करते हो तो आप 1 रुपया प्रॉफिट करते हो। सो टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1, फर्म ए को सेल्स कितना करना पड़ता है? 3 रुपीज़ का सेल्स करना पड़ता है। अब बच्चों सिमिलरली कुछ यहाँ पे करते हैं। प्रॉफिट 30,000, 30,000 फर्म का प्रॉफिट है 90,000, 3:9, 1:3, 1:3। मतलब बच्चों फर्म बी को 1 रुपया का प्रॉफिट कमाने के लिए 3 रुपया का सेल्स करना पड़ता है। अब बच्चों ये बताओ कि फर्म ए को 1 रुपया का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल्स करना पड़ता था? 3। फर्म बी को भी 1 रुपये का कमाने के लिए प्रॉफिट कितना सेल्स करना पड़ता था? 3 रुपीज़। यानी कि बच्चों दोनों फर्म का परफॉर्मेंस सेम है। आपको प्रॉफिट यहाँ का 20 लगा, यहाँ का 30 लगा, क्योंकि दोनों का सेल्स में डिफरेंस था 60-90।
सो अगर आप दोनों का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी देखोगे, अगर आप दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, प्रॉफिट कमाने की क्षमता देखोगे, तो आप देखो दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। क्या किया मैंने दोनों फर्म का प्रॉफिट को उसी के सेल से कंपेयर कर दिया। तो जब मैंने प्रॉफिट को सेल से कहा, आप इसको परसेंटेज में भी कर सकते थे, 20,000 बाय 60,000 इंटू 100, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, विच इज इक्वल टू 33.33%। उसी तरह आप इसको भी अगर 100 में कन्वर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो 33.33%। सो बच्चों दोनों ही फर्म का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इज सेम, 33.33%, 33.33%। सो अगर आपके पास ऑप्शन आया कि इस दोनों फर्म में आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो दोनों में से किसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉफिट 20 और 30 देखते तो फिर आपका बायसनेस, आपका प्रेफरेंस किस पे होता, फॉर्म बी पे होता, क्योंकि आप क्या देखे, सिर्फ फिगर देखे 30-20। लेकिन इनसाइट, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, इनसाइट ऑफ द कंपनी मेरे बच्चों, हम लोग डेफिनेशन में देखे थे, रेशियो एनालिसिस क्या करता है, हमारे कंपनी को, एक कंपनी के अंदर झांक करके हमें बताता है कि क्या है अंदर में। ऊपर देखने में लगा 20,000 प्रॉफिट, 30,000 प्रॉफिट, ओके फर्म बी इज बेटर देन फर्म ए बिकॉज फर्म बी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट। बट एक्चुअली देखा जाए कि दोनों एक ही रफ्तार में प्रॉफिट कमा रहे, दोनों का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी सेम है। हाँ, इसका सेल्स कम हुआ है फर्म ए का, समझ सकते हैं हम, फर्म ए का सेल्स कम हुआ है, फर्म बी का सेल्स ज्यादा हुआ है, तो इसलिए उसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस वाइज, अगर देखोगे तो अगर टेक्निकली समझोगे, दोनों का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, दोनों को उतना ही मेहनत करना पड़ता है 1 रुपया कमाने के लिए। फर्म बी को भी 3 रुपये का सेल्स करना पड़ता है 1 रुपया कमाने के लिए, फर्म ए को भी 3 रुपया का सेल्स करना पड़ता है 1 रुपया कमाने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। सो हुआ क्या बच्चों, जब ये दोनों प्रॉफिट अलग अलग थे तो अलग ही दिख रहा था, लेकिन जैसे इन दोनों प्रॉफिट को उनके सेल्स के साथ कंपेयर किया गया तो एक कंक्लूजन पे बाहर आए और एक रिजल्ट बाहर आके निकला। ये होता है बच्चों काम रेशियो का। जब कंपैरिजन हुआ दो डेटा में तो हमें रिजल्ट्स बाहर मिला, एनालिसिस किए। अब आप एनालिसिस कर सकते हो, अब आप डिसीजन ले सकते हो कि इन्वेस्टमेंट किस में करना है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ द रेशियो इज गोइंग टू हेल्प अस। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू हैव, बहुत सारे रेशियोज होंगे बच्चों और आपको करना है, बहुत सारे फार्मूलाज होंगे, बट हम लोग किसी भी फार्मूला को, अब आप सोच रहे हो कि इतने सारे फार्मूला कहीं भूल गए, तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कभी भी कोई भी फार्मूला को ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग याद ही नहीं करेंगे तो भूलेंगे कहाँ से? भूलने के लिए हमें याद करना पड़ता है ना। अगर आपने किसी को याद ही नहीं किया तो भूलोगे कैसे? इट्स वेरी सिंपल। सो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनी फार्मूला, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज द फार्मूला जो रहेगा वो खुद हमें बताएगा। जो रेशियोज होंगे ना, जो रेशियो में कैलकुलेट करने बोला जाएगा, उस रेशियो का जो फॉर्मूला होगा, उस रेशियो के नाम से पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। हर एक रेशियोज को हम लोग बढ़िया से समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, ताकि फॉर्मूला हम लोग खुद से बनाए। राइट? फॉर्मूला हम लोग खुद से बनाएंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आपको एक आइडिया मिला कि क्या करना है रेशियो से। सो रेशियो इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल फॉर एनालाइजिंग the profit and loss statement, that is the income statement and the balance sheet, because business का सारा चीज AELCR, asset, liabilities, capital balance sheet में, expenses और revenue balance sheet में। तो अगर आपको analysis करना है, राइट, अगर हम आपका एज अ स्टूडेंट, एज आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे तो हम आपके मार्क्स देखेंगे जो आप अपने सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं। जिस सब्जेक्ट आपने लेकर पढ़ा ही नहीं, जो सब्जेक्ट आपका है ही नहीं, उसका वो सब्जेक्ट का आप स्कोर कैसे देख सकते हैं? वो दिखेगा भी नहीं हमको। सो सिमिलरली जब बिजनेस में 5 एलिमेंट्स हैं, बिजनेस में हमें 5 चीज़ों का हिसाब रखना है, जो मैं क्लास 11 से समझा रहा हूँ। ये चीज़, एसेट्स हमारे पास है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल और रेवेन्यू है। इन्हीं 5 चीज़ों का हमें हिसाब रखना पड़ता है। तो फिर देयरफॉर हम जब परफॉर्मेंस भी मेजर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम इन्हीं 5 चीज़ों में
उनका एनालिसिस होगा। और ये 5 आपको मिलेंगे कहां? ये आपको मिलेंगे इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, और बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अब आपको करना है क्या है, बैलेंस शीट के जो डेटाज होंगे वो आपस में कंपेयर होंगे, इनकम स्टेटमेंट के जो डेटा होंगे वो आपस में कंपेयर होंगे, और उसके बाद एक दूसरे के साथ भी कंपेयर होंगे। मतलब इनकम स्टेटमेंट का डेटा बैलेंस शीट के डेटा के साथ कंपेयर किया जाएगा, ताकि उस कंपैरिजन से हमें एक नया मतलब, नया कंक्लूजन और डीपर मीनिंग परफॉर्मेंस के बारे में और हम जान पाए। सो बच्चों, 4 तरीका के रेशियोज हम लोग देखेंगे यहां पे। लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 4 तरह का रेशियो होगा। 4 टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग देखेंगे क्लास 12 में, राइट। ऐसे तो कई सारे रेशियोज है, लेकिन आप लोग जब ग्रेजुएशन में जब आप लोग जाओगे तो उसमें आपका, तब आप लोग और देखोगे, ज़्यादा रेशियोज आपको मिलेगा। बट अभी फिलहाल हम लोग 4 तरह का रेशियोज देखेंगे, और हर कैटेगरी के अंदर में आपको डिफरेंट रेशियोज मिलेंगे। सो टू स्टार्ट विथ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिक्विडिटी रेशियो। देखिए बच्चों, क्या है लिक्विडिटी रेशियो? A liquidity ratio measures the ability of a company to use its near cash to retire its current liabilities immediately. So it's the ability of a company to use its near cash. What is near cash बच्चों? Near cash का मतलब जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो कैश तो नहीं है लेकिन कैश जैसा ही है, कैश जैसा ही, नियर टू कैश है, मतलब वो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, बिजनेस में, अकाउंट्स में द वर्ड लिक्विड मीन्स कैश। याद रखना, द वर्ड लिक्विड मीन्स कैश। So liquidity means, what is liquidity then? If liquid is cash, then what is liquidity? Liquidity is ability to be converted into cash, right? So कोई जो चीज, जो एसेट्स जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलेंगे इसकी लिक्विडिटी हाई है, मतलब ये तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ये समय कम लेगा। हाईली लिक्विड बोलते हैं हम लोग इसको, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। सो लिक्विडिटी इज द एबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कैश में तुरंत कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज लिक्विड, यहां पे याद रखना, लिक्विड का मतलब ही होता है कैश, राइट? समझ में आ रहा है? सो व्हाट डज द लिक्विडिटी रेशियो, ये रेशियो से हम कंपनी का क्या जानेंगे, हमें कंपनी के बारे में क्या जानने वाले, क्या एनालिसिस करने वाले। मत बोलना हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं। हर रेशियो, एवरी रेशियो, ईच एंड एवरी रेशियो इज गोइंग टू एनालाइज समथिंग और द अदर। कुछ ना कुछ तो कंपनी का एनालाइज होगा यहां पे। ईच एंड एवरी रेशियो इज गोइंग टू एनालाइज समथिंग और द अदर अबाउट अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी। सो लिक्विडिटी रेशियो बच्चों क्या करता है बताओ? लिक्विडिटी रेशियो ये चेक करता है कि एक कंपनी कितना तैयार है, एक कंपनी कितना एबल है, कैपेबल है, कितना रेडी है अपना करंट लाइबिलिटी, इमीडिएट लाइबिलिटी जो है उसका, अगर जरूरत पड़ जाए उसको पे करने के लिए, तो वो क्या वो पे कर पाएगा? बच्चों फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपसे 100 रुपया उधार मांगता है और वो बहुत ही अमीर दोस्त है, उसका गाड़ी घोड़ा बंगला करोड़ों की संपत्ति है, आपसे वो 100 रुपया मांगता है, क्या आप उसको वो 100 रुपया उसके वो गाड़ी घोड़ा बंगला देख करके दोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कल को अगर वो 100 रुपया आपको नहीं दे पाया तो आप उसको नहीं बोलोगे कि बंगला बेच के 100 रुपया दो। आप ये देखोगे कि अगर वो 100 रुपया तुमसे ले रहा है तो जरूरत होने पर अगर आप उससे जरूरत होने पर अगर आप उससे 100 रुपया मांगे तो क्या वो 100 रुपया दे पाएगा? हो सकता है उसका लाखों करोड़ों का संपत्ति हो, लेकिन उसके हाथ में पैसा नहीं रहता, उसके मम्मी पापा उसको कोई पॉकेट मनी देते ही नहीं है, तो उसके पास लिक्विड कैश है ही नहीं, तो आपको देगा कहां से, राइट?
आज हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, 20 लाख रुपया लोन लेते हैं, बोलते हैं करोड़ों का संपत्ति, ठीक है बैंक देखेगा वो करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन बैंक देखेगा कि आपका भी कितना इनकम है, क्या आपका इतना अर्निंग्स है कि आप महीना का ईएमआई पे कर पाओ। सो देयरफॉर बच्चों, जब आप अपना क्रेडिटर से माल उधार में खरीदते हो ना, तो वो ये चेक करके देता है आपको कि अगर जरूरत पड़ने पे वो आपसे पैसा मांगे तो क्या आप पैसा दे पाओगे। आपके पास करोड़ों का संपत्ति है, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। आप अपना क्रेडिटर को अपना फिक्स्ड एसेट बेच के दोगे क्या पैसा? नहीं, आप अपना क्रेडिटर को स्टॉक बेच के, जिससे माल खरीदे वो बेच के पैसा जाता है उसको। आपके बैंक में जो कैश पड़ा वो उससे पैसा दीजिएगा आप। सो लिक्विडिटी रेशियो देखो ये बताता है कि एक कंपनी कितना तैयार है अगर जरूरत पड़ने पर उसे अपने करंट लायबिलिटीज अगर पे करना पड़े। व्हाट आर करंट लायबिलिटीज? जिसे कंपनी को पे करने के लिए कंपनी के पास 1 साल से कम समय होता है। ये हम लोग क्लास 11 से जान रहे हैं, ये होता है करंट लायबिलिटी, जिसे पे करने के लिए कंपनी के पास 1 साल से कम समय है। इनफैक्ट 1 साल तो बहुत ज्यादा बोल देते हैं हम, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, मैक्स टू मैक्स। So within that accounting year, that liability has to be settled. So if there is a need that you have to pay, are you ready? क्या तेरा कैश है तेरे पास कि उस समय जब तेरा क्रेडिटर आके तेरे से पैसा मांगेगा तो तू क्या बोलेगा? आप क्या बोलिएगा जब आपका क्रेडिटर आके आपसे पैसा मांगेगा? बोलिएगा रुक, बंगला बेच करके आते हैं आपको पैसा देते हैं, रुक जा भाई मशीनरी बेच के आते हैं तो पैसा देता है। ऐसा होगा क्या? नहीं। सो देयरफॉर द लिक्विडिटी रेशियो है ना, ये जो क्रेडिटर सप्लाईज होते हैं वो कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। वो देखने चाहते हैं कि इसका कितना लिक्विडिटी रेशियो क्या है, कि अगर कल को हमको पैसा की जरूरत पड़ गया, हम मांगने गए इससे पैसा, तो हमको दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इस पर लिक्विड कैश है कि नहीं। उसी तरह आप जब अपना दोस्त को 100 रुपया दीजिएगा तो उसका गाड़ी घोड़ा बंगला देख के नहीं दीजिएगा। आप देखिएगा कि जब हम इससे 100 रुपया मांगेंगे, अगर हमको जरूरत पड़ गया तो क्या ये हमको वापस तुरंत कर पाएगा कि नहीं, इसके पास पैसा रहता है कि नहीं रहता है। That is what is liquidity ratio. And under the liquidity ratio, we have 2 ratios. एक current ratio और एक quick ratio. So एक चीज समझना, liquidity ratio मतलब ability to pay your current liabilities, right? Ability to pay your current liabilities. बच्चों, अभी आपने जितना भी मेरा डिस्कशन सुना, जितने भी मैंने बात कही, आपको एक चीज़ समझ में आया कि मैंने बार बार ये फोकस किया कि अगर आप अपना दोस्त को 100 रुपया दोगे तो आप उसका गाड़ी घोड़ा बंगला देख करके पैसा नहीं दोगे। आप देखोगे वो पैसा दे पाएगा कि नहीं, उसके पास पैसा रहता है कि नहीं, उसके पास लिक्विड कैश रहता है कि नहीं। उसी तरह जब आप अपने सप्लायर से सामान खरीदोगे तो सप्लायर ये देखेगा कि आपके पास आपका लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, पैसा ज़रूरत होने पर क्या आप उसको पैसा वापस कर पाओगे। वो ही नहीं देखेगा कि आपका बिजनेस का कितना एसेट्स है, वो ही नहीं देखेगा कि आपका कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप अपना लैंड और बिल्डिंग बेच के उसको पैसा नहीं दोगे। करंट लायबिलिटी इज ऑलवेज मेट आउट ऑफ करंट एसेट्स, रिमेंबर दैट। Current liability is always paid out of current assets। याद रखना, करंट लायबिलिटी हमेशा करंट एसेट से पे होता है। हम अपना करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए अपना फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को कभी भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, कंपनी जब वाइंड अप होती है, कंपनी जब बंद होता है वो दूसरी बात है, बट जनरली जब कंपनी चल रहा है, कंपनी जब बंद हो जाएगी तो एनालिसिस किस बात का होगा? सिंपल कंपनी चल रहा है तो ये तो एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। सो करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए हम हमेशा अपना करंट एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए करंट रेशियो में जब आप करंट रेशियो निकालोगे तो आपका फॉर्मूला में 2 चीज आएगा, करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स, राइट। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला है current assets by current liabilities।
CA/CL। बेटा आपको पता है ना व्हाट आर करंट एसेट्स? वो एसेट्स जिसकी यूटिलिटी, जिसकी बेनिफिट बिजनेस को 1 साल तक मिलेगा, 1 अकाउंटिंग ईयर तक मिलता है। दूसरा जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, क्विकली कन्वर्ट हो जाता है। कैश तो खुद करंट एसेट्स है, बट उसके अलावा, कैश के अलावा, करंट एसेट्स के एग्जांपल में कैश तो खुद करंट एसेट्स है। कैश, डेटर्स, है ना, स्टॉक, ये आपका करंट एसेट्स है। बैंक, कैश एट बैंक, ये आपका करंट एसेट्स है। उसके अलावा कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल, ये आपका करंट एसेट्स है। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपके करंट एसेट्स है। राइट, जस्ट एक एग्जांपल, आप लोगों को तो पता ही है कि करंट एसेट्स क्या होता है। वो एसेट्स जो बिजनेस को बेनिफिट 1 साल से कम तक का मिलेगा, बस सिंपल याद रखना। करंट लायबिलिटीज बच्चों, वो लायबिलिटी जिसकी पे करने की समय हमें 1 साल से कम तक का समय है, हमें 1 साल के अंदर ही पे करना है। बीपी, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब करंट एसेट्स, ये सब करंट लायबिलिटीज में आते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा रेशियो में, क्विक रेशियो। बच्चों ये क्विक रेशियो क्या है? ये करंट रेशियो का बड़ा भाई है। मतलब नाम से पता चल रहा है क्विक। तो क्विक रेशियो मतलब वो रेशियो होता है जो ये टेस्ट करता है कि कंपनी अपना एकदम नियर इमीडिएट लायबिलिटी के अगर तुरंत पैसा मांग लिया जाए तो कंपनी कितना तैयार है पे करने के लिए। ये तो करंट लायबिलिटी तो फिर भी आपका चलो समझते हैं, है ना। करंट लायबिलिटी आपका फिर भी 3 महीना। सो ऑल योर करंट लायबिलिटीज, बेसिकली ऑल योर करंट लायबिलिटीज आर योर क्विक लायबिलिटीज। सो देर आर करंट लायबिलिटीज एंड देर आर क्विक लायबिलिटीज। करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सो जिस तरह से करंट रेशियो में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लगा, तो क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटीज फॉर्मूला है। अब आप लोग सोचते होंगे सर करंट एसेट तो सुना था हमने, करंट लायबिलिटी हम लोग सुने हैं, सर ये क्विक एसेट और क्विक लायबिलिटीज क्या होता है? सब बताते हैं बच्चों। जितने भी आपके करंट एसेट्स है, ऑल योर करंट एसेट्स आर योर क्विक एसेट्स एक्सेप्ट two things, 2 assets, that is inventory and prepaid expenses. सो जितने आपके करंट एसेट्स है बच्चों, सारे करंट एसेट्स आपके क्विक एसेट्स होंगे एक्सेप्ट इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे हाथ में नहीं रहता है बेचने का। डेटर को बोल सकते हैं भाई पैसा दे, उससे जबरदस्ती करके पैसा, उसको हाथ जोड़ करके भी पैसा उसे ले सकते हैं डेटर से। 10 दिन बाद देने वाला था पैसा, आज ही जाके हाथ जोड़ने लगेंगे भाई पैसा दे दे, भाई दे देगा, वो दे सकता है, चांसेस है। इन्वेंट्री कस्टमर को आप क्या जबरदस्ती बेच सकते हो? इन्वेंट्री बिकना, इन्वेंट्री कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा वो आपके हाथ में नहीं होता है। इसलिए क्विक एसेट्स, क्विक एसेट मतलब जो एकदम तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो सारे करंट एसेट्स क्विक एसेट होगा। सिर्फ 2 चीज को छोड़ के प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देना, क्योंकि कैश में कन्वर्ट ही नहीं होता है, और इन्वेंटरी मतलब स्टॉक को हटा देना। सो ऑल योर करंट एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज योर क्विक एसेट्स, आर योर क्विक एसेट्स। एंड क्विक लायबिलिटीज, all your current liabilities are your quick liabilities except बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर बच्चों सबके सब क्विक लायबिलिटीज है, राइट। अगर अभी फॉर्मूला में चेंज आया हो तो तुम लोग देख लेना, क्योंकि शायद ये जो फॉर्मूलाज बीच बीच में ये चेंज कर देता है। तो जहाँ तक अभी तक तो यही है कि जितने भी करंट लायबिलिटी होती है वो क्विक लायबिलिटी होते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर। अगर स्कूल में बोला जाए नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट को भी क्विक लायबिलिटी लिया जाना चाहिए, तो आप लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को भी क्विक लायबिलिटी में ले लेना, कोई टेंशन नहीं है इसमें।
बट ये एक है, दोनों ही एक ही चीज़ है, एक ही नेचर का है, दोनों ही हमारा लिक्विडिटी रेशियो बताता है, करंट रेशियो, इक्विक रेशियो, दोनों ही हमारा एबिलिटी बताता है कि हम कितना जल्दी अपना लायबिलिटी पे कर पाते हैं। करंट में थोड़ा सा ओके समय है, क्विक तो एकदम इमीडिएटली हो जाता है, एकदम इमीडिएट हो जाता है। मैंने हम लोग इसको एसिड टेस्ट रेशियो के भी नाम से जानते हैं कि कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। अगर हम डेटर से पैसा मांगेंगे, हम कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसे एसिड टेस्ट रेशियो के भी नाम से जाना जाता है, याद रखना, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, सो ये फॉर्मूला है, देखिए याद नहीं करना है। करंट रेशियो, मैंने आपको कहा करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो है बच्चों। क्या बताता है? एबिलिटी टू पे योर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज पे करेंगे कहाँ से? करंट एसेट से। सो देयरफॉर फॉर्मूला में क्या आएगा? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो, जल्दी पे करना, मतलब और समय मेरे पास कम है तो मेरे सारे करंट लायबिलिटीज क्विक लायबिलिटी होंगे, और एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के, बट यू नीड टू चेक दिस। और हमारे सारे करंट एसेट्स क्विक एसेट्स होते हैं, दो को छोड़कर, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर बाकी के सारे एसेट्स हमारे क्विक एसेट हो जाते हैं, जितने सारे करंट एसेट्स हैं। सो बच्चों, क्या हम लोग एक सम शुरू कर सकते हैं? चलिए एक सम शुरू करेंगे। सम नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं आपके स्टडी मटेरियल से। 1 हम लोग नहीं लिए हैं, दैट इज़ वेरी, बहुत सिंपल था, उसको सिर्फ आपको सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करना था उसमें से, और देन यू हैव टू डिवाइडेड बाय, एक दूसरे से डिवाइड करके आपको रेशियो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम सम नंबर 2 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹4 लाख एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख। सो सबसे पहले हम लोग अपना डेटा लिखेंगे। कंपनी के पास करंट एसेट्स है 4 लाख रुपया का करंट एसेट्स है, और करंट लायबिलिटीज है 1 लाख। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, मतलब गुड्स परचेज हुआ। गुड्स परचेज हुआ ऑन क्रेडिट, कितना बच्चों? 50,000। क्वेश्चन बोल रहा है कि गुड्स खरीदने के बाद कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर परचेज, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो गुड्स खरीदा गया, ये जो गुड्स खरीदा गया, ये गुड्स खरीदने के बाद करंट रेशियो कितना होगा, ये बोला गया है। सो हमको सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखना चाहिए, CR = CA by CL, राइट। नाउ गुड्स खरीदने का पहले CA था 4 लाख और CL था 1 लाख। गुड्स खरीदने के बाद आफ्टर परचेस करंट एसेट्स हो जाएंगे आपके 4 लाख, क्योंकि बच्चों गुड्स मतलब स्टॉक, करंट स्टॉक बढ़ गया आपका, करंट एसेट हो जाएगा 4,50,000। और आपने ये कैसे खरीदा बच्चों? क्रेडिट में खरीदा। सो क्रेडिट में खरीदने का मतलब आपका करंट लायबिलिटी भी क्रेडिटर्स बढ़ गया। सो अब आपका करंट लायबिलिटी हो जाएगा 1 लाख + 50। सो देयरफॉर अब आपका करंट रेशियो हो जाएगा 4.5 लाख बाय 1,50,000, which is equal to 3:1, which is equal to 3:1, 4.5 लाख बाय 1.5 लाख। नेक्स्ट बी पार्ट, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी ₹60,000। थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, हर रेशियो में, हर सम में हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट देखेंगे। सो ये 2 का ए हो गया, और अब हम लोग आ रहे 2 का बी में। बोलता है करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी। सो CL आपको दिया हुआ है 60,000, और आपको CR मतलब करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1, राइट। देखो बच्चों, आइडियल करंट रेशियो क्या होता है ना? आइडियल करंट रेशियो होता है कि एटलीस्ट आपका करंट एसेट शुड बी मोर देन योर करंट लायबिलिटीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि करंट, हाँ 1:1 तो रखना है, मतलब
इतना तो मेक श्योर करना है कि जितना तेरा करंट लायबिलिटीज है, जितना आपका करंट लायबिलिटीज है, उतना तुम्हारा करंट एसेट तो होना चाहिए। ये वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में। बट इफ इट इज बेटर दैट योर करंट एसेट्स आर मोर देन योर करंट लायबिलिटीज, सो करंट रेशियो हमेशा थोड़ा हाई होना चाहिए, सीए ज्यादा होना चाहिए हमेशा सीएल से। सो एनीवेज सीआर इज 2.5:1. After this, it paid rupees 20,000 to trade payables. So there is a payment of 20,000. To trade payables, right? So ये ट्रेड पेबल का पेमेंट करने के बाद हमसे पूछा गया है कि अब हमारा आफ्टर द पेमेंट कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट, मतलब पेमेंट करने के बाद अब करंट रेशियो कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको पता है करंट रेशियो के लिए हमको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए। बच्चों पेमेंट करने का पहले पेमेंट 20,000 का हुआ, लेकिन उसका पहले करंट लायबिलिटी कितना था, 60,000। सो देयरफॉर सब, और आपको पास करंट रेशियो था, लेकिन आपको करंट एसेट्स नहीं पता था। बच्चों करंट रेशियो निकालने के लिए आपको सीए चाहिए, सीएल चाहिए, क्योंकि करंट एसेट से ही आपका करंट लायबिलिटीज पे होगा। सो इतना तो पता चल गया कि आफ्टर पेमेंट आपका करंट लायबिलिटी जो 60,000 है, ये 60 से 40 हो जाएगा आफ्टर पेमेंट। कैसे? क्योंकि ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये ट्रेड पेबल है। सो ये 20,000 पे करने के बाद ये 60,000 जो है ये पेमेंट करने का पहले का करंट लायबिलिटी है। तो जैसे ही हम पेमेंट करेंगे मेरा करंट लायबिलिटी तो कम होगा ना, तो 60 से 20,000 कम होगा तो 40,000 हो जाएगा। लेकिन पेमेंट करने के बाद मेरा करंट एसेट्स कितना रहेगा ये हमको नहीं पता है। सो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि पेमेंट करने का पहले करंट एसेट्स हमारा कितना है। सो सीआर आपको दिया था 2.5:1, मतलब 2.5/1। सीए आपको नहीं पता है तो सीए की जगह में सीए लिखो, और सीएल आपको पता था 60,000। जस्ट फॉर्मूला बैठा रहे बच्चों, राइट। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे 2.5 into 60,000, दिस विल बी योर सीए विच इज इक्वल टू 1,50,000। सो अगर आफ्टर पेमेंट अगर करोगे, पेमेंट करने के बाद 20,000 पेमेंट करने के बाद आपका करंट रेशियो हो जाएगा, सीए हो जाएगा 1,30,000। बच्चों अब आप सोचो कि 1,30,000 कैसे आया, क्योंकि 1,50,000 का जो करंट एसेट था वो ट्रेड पेबल को पेमेंट करने का पहले था। तो आप जब ट्रेड पेबल का पेमेंट करोगे 20,000, तो पेमेंट कहां से करोगे, करंट एसेट से पे करोगे। सो 1,50,000 से अगर 20,000 चला गया तो 1,30,000, और ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी 40, जो मैंने आपको पहले कहा, क्योंकि आफ्टर पेमेंट करंट एसेट भी घटेगा और करंट लायबिलिटी भी घटेगा। सो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इक्वल टू 3.25:1। 3.25:1। सो देयरफॉर ये देखिए, समझ क्वेश्चन आपको समझ में आया कि आपको करंट रेशियो दिया था 2.5:1, और उस वक्त जब करंट रेशियो 2.5:1 था तो उस समय करंट लायबिलिटी 60,000 था। उसके बाद पेमेंट होता है 20,000 रुपीज का। सो 20,000 रुपीज का जब करंट लायबिलिटी पे करेंगे तो करंट लायबिलिटी तो घट जाएगा, लेकिन हमको करंट एसेट्स पता ही नहीं था, क्योंकि करंट रेशियो निकालने के लिए हमें करंट एसेट्स की जरूरत पड़ती है। So if there is no current assets, how am I going to calculate the current ratio? So therefore हमको पहले पता करना पड़ेगा कि मेरा पहले का current assets कितना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मतलब पहले, मतलब जब मेरा करंट रेशियो 2.5:1 था, जब मेरा करंट लायबिलिटी 60,000 था, तो उस वक्त मेरा करंट एसेट कितना था। सो हमने निकाला 1,50,000। तो पेमेंट करने के बाद, सिंपल पेमेंट करने के बाद मेरा करंट लायबिलिटी भी 50,000 से घटेगा और करंट एसेट्स भी 20,000 से करंट लायबिलिटी भी घटेगा और 20,000 से करंट एसेट्स भी घटेंगे दोनों। सो करंट एसेट्स हो जाएगा 1,30,000 और करंट लायबिलिटी हो जाएगा 40, एंड देन दैट टाइम द रेशियो विल कम 3.25:1। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। Calculate the current ratio from the following. Calculate the current ratio from the following. आपको दिया हुआ वर्किंग कैपिटल।
ये कुछ नया आज सीखेंगे हम लोग। टोटल डेप्ट मतलब समझ गए होंगे आप। टोटल डेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल कर्जा, टोटल लाइबिलिटी बिजनेस का। सो टोटल डेप्ट था 1 लाख। और लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब जिसको पेमेंट करने का समय मेरे पास 1 साल से ज्यादा है, वैसा लाइबिलिटी हमारे पास 70,000 रुपया का है। ठीक है। सो देयरफॉर बच्चों सिंपल से बात बोलते हैं, आपको टोटल डेप्ट पता है, 1 लाख। ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट पता है 70,000। सो बच्चों अगर टोटल कर्जा में से दूर का कर्जा निकाल दे, टोटल डेप्ट में से दूर का डेप्ट निकाल दे, लॉन्ग टर्म डेप्ट निकाल दे, तो बाकी जो डेप्ट बचेगा वो करीब का होगा, वो पास का होगा, है ना। टोटल डेप्ट में से अगर ये टोटल डेप्ट में से 1 लाख मेरा टोटल है, जिसमें से 70,000 तो मेरा लॉन्ग टर्म है, तो बाकी जो 30,000 बचा, ये 30,000 मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा सामने का कर्जा है। सो टोटल में से अगर दूर निकाल दे तो बाकी जो बचेगा वो मेरा पास का लाइबिलिटी है 30,000। यही 30,000 कुछ नहीं बल्कि मेरा करेंट लाइबिलिटी है 30,000। राइट, हो गया। एक चीज निकल गया, क्योंकि करंट रेशियो के लिए हमें करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। सो करंट लायबिलिटी पता चल गया। अब आ जाते हैं करंट एसेट्स। बच्चों करंट एसेट कैसे निकलेगा? यहां पे और कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं एक टर्म दिया, वर्किंग कैपिटल। ये क्या है भाई? वर्किंग कैपिटल। देखिए, 2 तरह का कैपिटल लगता है बिजनेस में। एक बिजनेस को स्टार्ट करने का, जो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, मशीनरीज, लैंड, बिल्डिंग। और एक बिजनेस को रन करने का कैपिटल चाहिए, डे टू डे बेसिस में, जो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, कच्चा सामान जो रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन करने के लिए खरीदते हैं। डे टू डे बिजनेस के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कैपिटल चाहिए। आपको कार खरीदने का पैसा अलग चाहिए। आप 10 लाख रुपए में कार खरीदते हैं, लेकिन उस कार को चलाने के लिए आपको उसमें पेट्रोल भराना पड़ता है। सो बेटा, कार का जो कॉस्ट हुआ ना, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल। आप कार का कीमत एक ही बार पे करोगे, लेकिन कार को चलाने के लिए जो पेट्रोल लगती है, वो पेट्रोल आपको हमेशा बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज वर्किंग कैपिटल। राइट। सो देखिए, आपको इतना पता है ना कि एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, हाँ या ना? सो जिस वक्त भी आप एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो आपको उस वक्त तक कैपिटल पता चल जाएगा। अगर आप रात को 12 बजे बिजनेस का करंट एसेट्स को रात को 12 बजे अगर आप बिजनेस का एसेट्स माइनस करोगे उसके लायबिलिटी से, तो आपको रात का 12 बजे का कैपिटल पता चलेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू सबट्रैक्ट योर लायबिलिटीज फ्रॉम योर एसेट्स, यू गेट अ कैपिटल देयर। देन एंड देयर यू गेट द कैपिटल ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई नीड टू नो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। मतलब जो अभी मेरा बिजनेस में करंट कैपिटल जो लगा हुआ है, जो चल रहा है, राइट, करंट कैपिटल। यानी कि करंट कैपिटल पता करने के लिए आपको करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करना चाहिए, तब जाके आपको सीसी मिलेगा, करंट कैपिटल। सीसी मतलब योर वर्किंग कैपिटल, जो आपका बिजनेस में कैपिटल अभी काम कर रहा है, वर्किंग कैपिटल। सो बेटा याद रखना, WC का वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी, दैट इज अ वर्किंग कैपिटल। सो अगर वर्किंग कैपिटल आपको पता है 45,000, CA का जगह में CA बैठा हूं, माइनस CL आपने पहले निकाले 30,000। सो देयरफॉर बच्चा 45,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 75,000 इक्वल टू CA। सो हमने क्या किया? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला का यूज किया। बेटा याद रखना, जब करंट एसेट्स किसी भी चीज का अगर आपको निकालने बोला जाता है फिगर, बट उसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, तो आप ये देखना कि वो किसका फॉर्मूला में आता है। करंट एसेट यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला में आ रहा है, और वर्किंग कैपिटल आपको पता था और करंट लायबिलिटी आपको पता था। तो जब आपको दोनों पता है तो ऑटोमेटिकली करंट एसेट भी आपको पता चल जाएगा, जो 75,000 निकाल लिया। अब जैसे निकला, अब आपका फॉर्मूला मिटाओ।
75,000 करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी 30,000, 2.5:1 आना चाहिए, विच इज इक्वल टू 2.5:1। ये हो गया बच्चों आपका करंट रेशियो 2.5:1। चलिए फिर उसी तरह से कुछ यहां पे है, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 6,30,000, आपको करंट एसेट्स दिया हुआ है 8,40,000 और इन्वेंटरी दिया है 4 लाख। चलिए तो सबसे पहले हमें करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो दिया है तो करंट रेशियो को निकालने का फॉर्मूला है CA/CL, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, सो करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी का करने के लिए हमें करंट एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। अब करंट एसेट हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये है हमारा करंट एसेट्स 8,40,000। सो वी हैव गॉट करंट एसेट्स 8,40,000। अब आपका मन में क्वेश्चन उठता होगा, सर ये इन्वेंटरी भी तो करंट एसेट है, हमारा स्टॉक है, तो क्या इस स्टॉक को इस 8,40,000 में ऐड करना है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज जब ये क्वेश्चन में आपको दे दिया है करंट एसेट्स, तो दिस करंट एसेट्स 8,40,000 इंक्लूड्स योर 4 लाख। वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज टोटल करंट एसेट्स, ये आपका टोटल करंट एसेट्स है। सो इस करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, हां अगर आपको ऐसा दिया रहता अदर करंट एसेट्स 8,40,000 और इन्वेंटरी 4 लाख। सो बच्चों यह एक वर्ड के चलते पूरा कहानी चेंज हो जा रहा है, और वो एक वर्ड है अदर। इसका मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन में आपको अदर करंट एसेट्स 8,40,000 और इन्वेंटरी 4 लाख जो दिया, मतलब इस मतलब ये होता है अदर करंट एसेट का मतलब क्या होता है कि इस क्वेश्चन में अगर और भी कुछ करंट एसेट है तो उसे छोड़कर, तो इस क्वेश्चन में इन्वेंटरी है, ये भी करंट एसेट है, मतलब इस इन्वेंटरी को छोड़कर अदर करंट एसेट्स 8,40,000। सो देयरफॉर जब हम टोटल करंट एसेट्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12,40,000 रुपया। अगर हम टोटल करंट एसेट्स निकालेंगे, करंट एसेट्स, तब मेरा 12,40,000 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे वर्ड था अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट मतलब इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में हमको पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ अदर करंट एसेट, मतलब इस क्वेश्चन में अगर कोई और भी कुछ करंट एसेट्स है तो वो करंट एसेट्स को छोड़कर 8,40,000 है। बट यहां पे ऐसा अदर वर्ड नहीं था, इसलिए बहुत ध्यान रखना बच्चों। अदर करंट एसेट्स मतलब तब तुमको जरूर क्वेश्चन में वो जो अदर करंट एसेट्स 8,40,000 है, इसका मतलब तुमको और भी कुछ करंट एसेट्स मिलेगा क्वेश्चन में। लेकिन अगर सिर्फ करंट एसेट दिया हुआ 8,40,000 और इन्वेंटरी दिया हुआ 4 लाख, तो मतलब करंट एसेट 8,40,000, इन्वेंटरी 4 लाख है। सो हम तो ये समझेंगे ना कि ये जो मेरा करंट एसेट्स 8,40,000, ये मेरे टोटल करंट एसेट्स, और इसमें 8,40,000 में 4 लाख का इन्वेंटरी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर यहीं पे अदर करंट एसेट वर्ड जोड़ दिया जाता तो फिर हम समझते कि अच्छा इन्वेंटरी अलग है और इन्वेंटरी को छोड़कर अदर करंट एसेट 8,40,000 है, तब पूरा का पूरा मतलब चेंज हो जाता। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान रखना। सो देयरफॉर ये नहीं करना है, हटाइए इसको। क्लियर है बच्चों? सो देयरफॉर करंट एसेट्स आपका 8,40,000 है। अब आपका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल टू CA माइनस CL। सो वर्किंग कैपिटल आपको 6,30,000 रुपया दे दिया था, करंट एसेट्स आपका 8,40,000 है माइनस CL। आप इसको CL को इस तरफ लेकर आइए, 8,40,000 माइनस 6,30,000 विच इज इक्वल टू 2,10,000। सो देयरफॉर आपको करंट लायबिलिटी मिल गया 2,10,000। अब आप अपना करंट रेशियो निकाल सकते हैं, CA/CL। सो CA इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों? करंट एसेट्स इज यहाँ पे आपको 8,40,000 दिया हुआ था और करंट लायबिलिटी आपका 2,10,000 रुपया था। 4:1 का रेशियो आएगा, 4:1 का रेशियो आएगा, राइट? 4:1, 8,40,000 डिवाइडेड बाय 2,10,000, 4:1।
का रेशियो आ गया। सो बच्चों ये एकदम याद रखना, ये देखिए छोटा छोटा चीज है, लेकिन ये पूरा का पूरा सम आपका गलत कर सकता है। अगर आपने गलती से 8,40,000 को 4 लाख के साथ ऐड कर दिया तो पूरा कहानी खत्म, पूरा सम खत्म। इसलिए वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, अदर करंट एसेट। सो दैट अदर करंट अगर एसेट रहा तो फिर उस क्वेश्चन में और जितने भी करंट एसेट उसके साथ उसको जोड़ देना, मतलब उस करंट एसेट में इंक्लूडेड नहीं थे वो, बट यहां पे सिर्फ करंट एसेट लिखा हुआ था, इसलिए हमने ये अज्यूम कर लिया कि इन्वेंट्री उस 8,40,000 में इंक्लूडेड है। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? बढ़िया से समझ में आ रहा है। सो हम लोगों ने सम नंबर 2, 3, 4, 5 तक हम लोगों ने कर लिया है आज। सो बच्चों आज का सेशन इंट्रोडक्शन सेशन था, मैं इसको ज़्यादा हेवी नहीं करना चाहता हूँ। इंट्रोड्यूस किया और हम लोगों ने आज 3 से 4 सम्स भी कर लिए। आई होप कि थोड़ा सा आइडिया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एंटायर लिक्विडिटी रेशियो को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा स्टडी मटेरियल में जो भी जितना भी लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर में सम्स है उसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। किसी भी तरह का डाउट अगर हो तो फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी। प्रैक्टिस करें और वफादारी से प्रैक्टिस करें। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, राइट? सो वी सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।